हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल ज्ञान कलश में। तो हम लोग इसके पहले एक क्लास में इसके पहले जो क्लास डिस्कस किए हैं उसमें इन्वायरमेंट से संबंधित कुछ एमसीक्यूज पे बात कर चुके हैं। तो ये क्लास सेकंड क्लास है उसी सीरीज में कि हम इन्वायरमेंट से संबंधित और सारे एमसीक्यूज को डिस्कस करें, जो कि बहुत सारे एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है ना। चाहे वो सीयूईटी का एग्जाम हो या फिर कोई भी कंपटीशन का एग्जाम हो, इन्वायरमेंट से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन उसमें आते रहते हैं। और जो एनईपी के सिलेबस के तहत जो थर्ड सेमेस्टर एनईपी का है उसमें जो को करिकुलर सब्जेक्ट है उसमें ह्यूमन वैल्यू एंड इन्वायरमेंट स्टडीज है। तो उसमें जो इन्वायरमेंट संबंधी जो सेक्शन है उसमें ये एमसीक्यू महत्वपूर्ण होंगे। और साथ ही में हम लोग इन एमसीक्यूज के साथ बहुत सारी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी डिस्कस करते जाएंगे जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एक क्वेश्चन के साथ आपका कई सारे और क्वेश्चन तैयार होते जाएंगे और ध्यान से इसको करना है। और साथ ही में यहाँ पे इंग्लिश में लिखा है लेकिन हम उसको समझेंगे हिंदी में, तो जिससे कि इंग्लिश और हिंदी मीडियम वाले सबको समझ में आता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके सामने है उसमें यह पूछा है कि इस डॉट इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस। इसमें आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण है नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस का। नॉन रिन्यूएबल को हिंदी में कहते हैं अनवीकरणीय। तो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस क्या होते हैं या नेचुरल रिसोर्सेस क्या हैं? ऐसे जो ऊर्जा के स्रोत हैं जो कि अगर एक बार खत्म हो जाएं तो उनके बनने में बहुत समय लगेगा। ऐसे ऊर्जा के जो स्रोत हैं उनको नॉन रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्सेस कहते हैं। बाकी जो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं वो बहुत लंबे समय बाद नष्ट होंगे या लगभग नष्ट नहीं भी होंगे, तो उनको कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। इन इसमें आपसे पूछा गया है कि कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, मतलब कि जिसको हम यूज करते जाएं और नष्ट हो जाए तो फिर बनने में बहुत समय लगेगा। तो वाटर जो है वह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। यह नहीं होगा। सोलर एनर्जी भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। क्रॉप्स जो हैं वह भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है। कोल एंड पेट्रोलियम जो है यह आपका सही उत्तर है। यह जो है नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, मतलब अगर कोयला और पेट्रोलियम का हम यूज करते रहें और यह एक समय ऐसा आएगा कि यह खत्म हो जाएगा, फिर इसको बनने में लाखों करोड़ों साल लगेंगे। कोयला पेट्रोलियम कैसे बनता है? कोयला पेट्रोलियम का निर्माण जो है बहुत सारे जो जैविक चीजें हैं, चाहे वो पेड़ पौधे हों, जीव जंतु हों, जब वो जमीन के नीचे बहुत गहराई में कई करोड़ों साल लाखों सालों तक क्या होते हैं, दबे रहते हैं, तो तापमान और दाब के प्रभाव से वो जीवाश्म ईंधन में क्या होते हैं, परिवर्तन हो जाते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं। और वही जीवाश्म ईंधन है कोयला और पेट्रोलियम। तो हमारा सही उत्तर है कोल एंड पेट्रोलियम। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है द चिपको मूवमेंट वाज ओरिजिनेटेड इन द डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड। तो इसमें आपसे पूछना चाह रहा है कि जो चिपको मूवमेंट है, पहला बात तो चिपको मूवमेंट कहाँ हुआ था? वह हुआ था उत्तराखंड में। उत्तराखंड में किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ था यह आपसे पूछ रहा है। तो इसका जो सही आंसर है वह है चमोली डिस्ट्रिक्ट। उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में जो है चिपको मूवमेंट क्या है, प्रारंभ हुआ था। ठीक है। चिपको मूवमेंट किससे संबंधित है? तो चिपको मूवमेंट जो है वृक्षों को बचाने से संबंधित है, वनों को काटा न जाए उससे संबंधित आंदोलन है। तो यह जो आंदोलन है वह कब चलाया गया? 1973 में। ठीक है। 1973 में सुंदरलाल बहुगुणा के नेतृत्व में चिपको आंदोलन जो है शुरू किया गया। और यह आंदोलन जो था वो गांधी जी के अहिंसा के सिद्धांत पर पूर्णतः आधारित था। और इसमें जो सुंदरलाल बहुगुणा जी हैं जिनके नेतृत्व में चलाया गया, उन्होंने एक स्लोगन दिया था। वह महत्वपूर्ण स्लोगन है। उन्होंने कहा था कि इकोलॉजी इकोलॉजी इज द परमानेंट परमानेंट इकोनॉमी। मतलब कि जो पारिस्थितिकी है वह हमारी परमानेंट इकोनॉमी है, हमारी परम स्थायी अर्थव्यवस्था है। तो इसलिए हमको इकोलॉजी को क्या करना चाहिए? बचाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इकोलॉजी से ही बहुत सारे हमारे काम जो है पूर्ण होते हैं। पहली बात तो पर्यावरण पारिस्थितिकी जो है हमें स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराता है। जो वर्षा का चक्र है, बहुत सारी चीजें हैं उससे जुड़ी हुई हैं। इसका हमने
डिटेल क्लासेस जो हैं वो वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वो आप अगर चैनल पे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो वहाँ पे एनवायरनमेंट ज्योग्राफी करके एक प्लेलिस्ट है, उसमें आप देखेंगे तो बहुत सारी चीजें हैं वो डिस्कस की गई हैं, आप उसको देख सकते हैं। तो चिपको मूवमेंट जो है 1973 में उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में प्रारंभ हुआ और इसके जो नेतृत्वकर्ता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे। ध्यान रखिएगा, नेतृत्वकर्ता भी पूछ सकते हैं और कब शुरू हुआ ये भी पूछा जा सकता है। आपको स्टेटमेंट देकर यह भी पूछ सकते हैं कि यह किसका स्टेटमेंट है और किससे संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन महोत्सव इंक्लूड्स, मतलब वन महोत्सव एक कार्यक्रम है, उसमें क्या क्या सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले बेसिक चीजें जान लेते हैं क्या होता है वन महोत्सव। क्या है वन महोत्सव? एक तरह का कार्यक्रम है, सरकार चलाती है, जिसके तहत हम वनों को कैसे बचाया जाए, है ना, उनको कैसे सुरक्षित रखना है, जागरूकता कैसे फैलाई जाए, उसके बारे में एक कार्यक्रम है जो चलाया जाता है। यह जो कार्यक्रम है वो 1 से 7 जुलाई के मध्य चलाया जाता है, मतलब एक सप्ताह का कार्यक्रम है, हर साल चलाया जाता है। इसको स्टार्ट कब से किया गया है? 1950 से स्टार्ट किया गया है। कौन स्टार्ट किया था इसको? स्टार्ट किया था के एम मुंशी जी ने। के एम मुंशी जी ने, जो 1950 के समय में यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे। तो ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन है यह महत्वपूर्ण है, तो आपको पता होना चाहिए वन महोत्सव कब से कब चलाया जाता है। 1 से 7 जुलाई 1950 में स्टार्ट हुआ। किसने स्टार्ट किया? के एम मुंशी जी ने स्टार्ट किया था, जो कि उस समय के यूनियन मिनिस्टर ऑफ एग्रीकल्चर एंड फूड थे। तो वन महोत्सव में क्या क्या सम्मिलित किया जाता है? पहला दिया है कि प्लांटिंग एंड प्रोटेक्टिंग ट्रीज, मतलब पेड़ पौधों को लगाना है और पेड़ पौधों को क्या है, बचाना भी है, तो ये सही है। डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रीज शुड बी कर्टेल, मतलब अगर पेड़ पौधों को नष्ट किया जा रहा है तो उसको क्या करना है, रोकना है, तो यह भी सही है, यह भी किया जाता है। रिस्टोरेशन ऑफ ग्रीन कवर, ग्रीन कवर मतलब पेड़ पौधों को जो काट दिया गया है उसको और ज्यादा वृक्षारोपण करके ग्रीन कवर को पहले की तरह, मतलब पेड़ पौधों, जैसे मान लीजिए सड़क आदि बन रही है तो उसमें पेड़ पौधों को काट दिया गया, तो फिर से वहां पे पेड़ पौधों को उसके आसपास लगा करके उतना ग्रीन कवर जो पेड़ पौधे लगे थे उनको क्या करना है, बैलेंस करना है, रिकवर करना है, तो यह भी सही है। तो इसमें से जो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं वह सारे सही हैं। तो यह जो है वन महोत्सव में सारी चीजें सम्मिलित हैं। आपसे अगर ये भी पूछ लिया जाए कि वन महोत्सव का क्या ऑब्जेक्टिव है, क्या लक्ष्य है, तो वो भी ये सारे ही इसके ऑब्जेक्टिव और लक्ष्य सम्मिलित होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, फोर्थ क्वेश्चन है कि फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट वाज इस्टेब्लिश। देखिए इन्वायरमेंट वाले में जो है एक्ट जो है वो महत्वपूर्ण होते हैं कि कब उनको इस्टेब्लिश किया गया या कब उनका सन क्या है, उनकी डेट क्या है, यह भी महत्वपूर्ण होता है। तो वन संरक्षण अधिनियम कब स्थापित किया गया? तो वन संरक्षण अधिनियम जो स्थापित किया गया है वह 1980 में स्थापित किया गया है और इसकी जो डेट है वह है 25 अक्टूबर 1980। 25 अक्टूबर 1980 में वन संरक्षण अधिनियम को क्या किया गया है, स्थापित किया गया है। अगला क्वेश्चन, द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट वाज इस्टेब्लिश इन, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, अभी हमने डिस्कस किया है वन संरक्षण अधिनियम। वन संरक्षण अधिनियम में किस पे बात होगी, वन पे बात होगी, वन को कैसे सुरक्षित करना है, तो वह 1980 में। अब इसमें वन्य जीव, देखिए वन्य जीव जो शब्द है, वन्य जीव में वन भी आएगा और वहां जो जीव स्थित हैं, जीव जंतु, वह भी आएंगे। ठीक है, तो वन्य जीव में वन भी आता है और जीव भी आता है। तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब इस्टेब्लिश किया गया? तो यह जो इस्टेब्लिश किया गया है वह 1972 में इस्टेब्लिश किया गया है और इसकी जो डेट है वह है 9 सितंबर 1972। इसके पहले वाली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम है इसी के तहत नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दोनों स्थापित किए जाते हैं इसके तहत, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोनों महत्वपूर्ण है, दोनों में से आ सकता है कोई भी। ठीक है, अगला जो क्वेश्चन है वह है द प्रोविजंस ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अभी हमने बताया कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट कब जो है लागू किया गया है, वो 9 सितंबर 1972 में क्या किया गया है, इसको लागू किया गया, स्टैब्लिश किया गया। तो उसमें पूछ रहा है कि इसके प्रोविजंस क्या है, इसके प्रावधान क्या है। तो पहला है कि
प्रोहिबिट किलिंग एंड हंटिंग ऑफ स्पेसिफिक एनिमल, मतलब कुछ विशेष जीवों के उनको मारने और उनका शिकार करने पर प्रतिबंध किया गया है, रोका गया है, तो सही है, यह प्रावधान सम्मिलित है। कॉन्स्टिट्यूट सेंचुरीज, नेशनल पार्क एंड क्लोज एरिया फॉर वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, मतलब जीव जंतुओं को या वन्य जीव को सुरक्षित रखने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाइए, नेशनल पार्क बनाइए, क्लोज्ड एरिया बनाइए, तो यह भी है, सही है, अभी बताया आपको। स्पेशल स्कीम फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड स्पीसीज, इंडेंजर्ड स्पीसीज वह प्रजातियां होती हैं जो कि खतरे में हैं, जिन जो नष्ट होने वाली, जैसे बाघ हो गया, है ना, तो ये सब इंडेंजर्ड प्रजातियां हैं, तो इनको बचाने के लिए स्पेशल स्कीम चलाई जाती हैं, ठीक है, तो वह यह भी इसमें सम्मिलित है। तो यह सारे जो दिए गए हैं तीनों पॉइंट, ये प्रोविजन है किसके, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के, जो कि 1972 में लाया गया, ठीक है, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, विच आर द फॉलोइंग इज फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जिसको हिंदी में कहते हैं जीवाश्म ईंधन, तो जीवाश्म ईंधन क्या है, जीवाश्म ईंधन अभी हम आपको बताए कि जो जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, ये कई सालों तक जमीन के भीतर जो है गहराई में दबे रहते हैं, तो तापमान और ताप के प्रभाव से वह ईंधन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिसको फॉसिल फ्यूल कहते हैं, है ना, और इसी फॉसिल फ्यूल का प्रयोग हम लोग अपने कार्य के लिए करते आ रहे हैं, बहुत बहुत समय से करते आ रहे हैं। तो ये जो टार है यह भी क्या है, कोयले का प्रकार होता है, कोयला है, ठीक है, पेट्रोलियम, ये सारे क्या है, जीवाश्म ईंधन है, ठीक है ना, चाहे नेचुरल गैस हो, है ना, यह सब क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो फॉसिल फ्यूल टार भी है, कोयला भी है, पेट्रोलियम भी है, तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑल ऑल द अबव, है ना, ये सारे जो है टार कोल पेट्रोलियम क्या है, फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाई, सोइल इरोजन मतलब मृदा क्षरण, मृदा का नष्ट होना, है ना, मृदा का कटान होना, मृदा का बंजरीकरण में परिवर्तित होना, मतलब मिट्टी का बंजर हो जाना, वो सब सॉइल इरोजन में भी आता है। तो प्रिवेंटेड मतलब बचाना, सॉइल इरोजन होने को कैसे बचाया जा सकता है, एफॉरेस्टेशन को हिंदी में कहते हैं वनीकरण। तो अगर आप पेड़ पौधे लगाएंगे तो सॉइल इरोजन क्या होगा, नहीं, सॉइल इरोजन नहीं होगा, हमको पहला ही ऑप्शन मिल गया है सही, ठीक है। तो वनीकरण द्वारा सॉइल इरोजन को क्या किया जाता है, रोका जाता है। डिफॉरेस्टेशन मतलब क्या है, यह वनीकरण का उल्टा है, एफॉरेस्टेशन का उल्टा क्या होता है, डिफॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन मतलब पेड़ पौधों को आप काट दीजिए, जंगल को काट दिए, तो जब पेड़ पौधे क्या करते हैं, पेड़ पौधे अपनी जड़ों द्वारा मिट्टी को पकड़े हुए रहते हैं, तो जब हवा चलती है या बरसात होता है तो उसके साथ जो पानी है या हवा है वो मिट्टी को काट के अपने जगह कटान करके एक जगह से दूसरे जगह नहीं ले जा पाता है पेड़ पौधों के काम। लेकिन अगर हम पेड़ पौधे काट देंगे तो वो जमीन क्या हो जाएगी, मुक्त हो जाएगी, और हवा और पानी द्वारा उसका अपरदन अपक्षय हो जाएगा, जिससे मृदा क्या है, कटती जाएगी। ओवर ग्रेजिंग, ओवर ग्रेजिंग मतलब ज्यादा से ज्यादा पशु जो है चराई करें किसी क्षेत्र में, तो जब जो घास है, जैसे पेड़ पौधों का भी बताया ना कि वो मिट्टी को पकड़े रहती है, वैसे ही घास भी क्या है, मिट्टी को पकड़े रहती है। जब ज्यादा से ज्यादा पशु वहां पे चराई करते हैं तो वह मिट्टी जो है वह मुक्त हो जाती है और उसका अपरदन शुरू हो जाता है। रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन वही है कि मतलब किसी स्थान से, किसी जमीन से वहां पे जो वनस्पतियां हैं उनको समाप्त कर दीजिए, तो उससे भी सॉइल इरोजन होता है। तो अगर इसमें पूछ लिया जाए कभी आपसे कि सॉइल इरोजन का कारण क्या है, तो डिफॉरेस्टेशन भी है, ओवरग्रेजिंग भी है, रिमूवल ऑफ वेजिटेशन, और उसको बचाना कैसे है, तो एफॉरेस्टेशन, पेड़ पौधे लगाइए तो सॉइल इरोजन क्या होगा, बच जाएगा, सॉइल इरोजन मतलब नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट रिफर्स टू, मतलब ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होगा, ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, सबसे पहले यह समझिए। ग्रीन हाउस इफेक्ट का मतलब यह होता है, सिंपल सा है कि जैसे सन है, यह हम डिटेल में बता चुके हैं, जल्दी से बता रहे हैं, अर्थ है, और सन और अर्थ के बीच में अर्थ का इन्वायरमेंट है। तो जब सूर्य की किरणें क्या है, पृथ्वी पर आती हैं, तो यह जो वातावरण है, वातावरण उपस्थित जो गैसें हैं, वह उन किरणों को क्या करती हैं, आने देती हैं। वो किरणें आती हैं पृथ्वी पर, पृथ्वी द्वारा अवशोषित होती हैं, है ना, और बाद में कुछ समय पश्चात यही किरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। तो जो आती हैं किरणें उनको कहते हैं सौरिक विकिरण, और जो जाती हैं वापस पृथ्वी से उनको कहते हैं पार्थिव विकिरण, ठीक है। तो जब पार्थिव विकिरण जाती हैं, इनके लिए जो वातावरण था वह क्या होता है, इनको जाने नहीं देता है, इनको यहाँ पे जो गैसें उपस्थित हैं उनको ग्रीन हाउस गैसें कहते हैं, कुछ गैसें हैं
वो ग्रीन हाउस गैसें क्या करती हैं, जो पार्थिव विकिरण है इसको जाने नहीं देती हैं वायुमंडल से बाहर। तो ऐसे में जब ये गैसें इन किरणों को अवशोषित कर लेती हैं तो उनके पास जो ऊर्जा होती है, ऊष्मा होती है, उससे वातावरण जो है हमारा गर्म हो जाता है, और वातावरण गर्म हो जाता है उसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा है। डिटेल में आप इसका वीडियो जो है, जैसा कि अभी बताए थे हम कि इन्वायरमेंट ज्योग्राफी वाले प्लेलिस्ट में है, वहां पे जाके देख लीजिए ग्रीन हाउस प्रभाव का। तो मतलब क्या है कि इससे जो है पृथ्वी का वातावरण गर्म होता है, और पृथ्वी का वातावरण जो गर्म होता है उसी से पृथ्वी का भी टेम्परेचर बढ़ जाता है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन। कूलिंग ऑफ अर्थ, कूलिंग तो नहीं होगा। ट्रैपिंग ऑफ यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज को क्या पकड़ती हैं, यह भी नहीं होगा। कल्टीवेशन ऑफ प्लांट्स, यह भी नहीं होगा। तो इसका जो सबसे सही उत्तर है वह है वार्मिंग ऑफ अर्थ, मतलब पृथ्वी जो है वह गर्म होती है। ग्लोबल वार्मिंग जो है वह भी इसी से संबंधित है। ठीक है, तो ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण क्या होता है, अर्थ का टेम्परेचर बढ़ता है। कुछ ग्रीन हाउस गैस है जिनका नाम आपको पता होना चाहिए, वह भी पूछा जा सकता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, मीथेन हो गया CH4, प्लस ऑक्साइड N2O, हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, परफ्लोरोकार्बन, SF6, ये सब क्या है, ग्रीन हाउस गैसें हैं, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग विल कॉज द फॉलोइंग प्रॉब्लम। अभी हमने बताया ना ग्रीन हाउस इफेक्ट क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग का सिंपल सा मतलब है कि पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होना, और वो क्यों वृद्धि होती है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के कारण होती है। तो ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या क्या समस्याएं हो सकती है, यह पूछ रहा है। तो मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, जब पृथ्वी का तापमान बढ़ेगा तो जहां जहां पे जो ग्लेशियर्स हैं, हिमानियां हैं, वह क्या होंगी, पिघलने लगेंगी, तो ये सही है। रेजिंग ऑफ ओशन लेवल, जब हिमानियां पिघलेंगी तो समुद्र का जो तल है वह भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, यह भी सही है। सिंकिंग ऑफ आइलैंड, जो छोटे छोटे द्वीप हैं जिनके चारों ओर समुद्र का पानी है, तो जब समुद्र का तल क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई द्वीप है और इसके चारों ओर क्या है, पानी है। ठीक है, द्वीप क्या होता है, चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है। अब मान लीजिए ग्लोबल वार्मिंग के कारण यह समुद्र तल इतना हो गया तो ये द्वीप क्या हो जाएगा, डूब जाएगा। तो सिंकिंग ऑफ आइलैंड, आइलैंड डूब जाएगा। तो ये तीनों क्या है, सही है। ऑल ऑफ द एबव जो है ग्लोबल वार्मिंग के कारण है जो समस्याएं होने वाली हैं, इसीलिए इतना बात हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कॉमन एनर्जी सोर्स इन विलेज इज। ठीक है, मतलब गांव में सबसे सामान्य जो ऊर्जा का स्रोत है वह क्या है। तो कॉमन विलेज, गांव में तो कोल, हर गांव में तो कोयला उपस्थित नहीं है ना। बायोगैस, बायोगैस हर गांव में सबके पास तो उपस्थित नहीं है कि सब बायोगैस का प्लांट स्थापित कर लें। इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत कॉमन सोर्स नहीं कहा जा सकता गाँव में, हालांकि अब तो इलेक्ट्रिसिटी हर जगह उपलब्ध हो गई है, लेकिन इसके लिए भी जो है इलेक्ट्रिसिटी का प्रयोग अभी भी हम लोग खाना आदि बनाने में नहीं कर रहे हैं, या बहुत सारे काम में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि बिल भी तो देना है। तो इसमें सबसे ज्यादा जो कॉमन एनर्जी सोर्स है वह है वुड एंड एनिमल डंग, मतलब जो लकड़ी है और जो पशुओं का, जिसको आप उपली आदि कहते हैं, है ना। एनिमल डंग जो होता है, गोबर आदि से जो निर्मित किया जाता है, तो ये सबसे कॉमन एनर्जी स्रोत है कहाँ, गांव में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिम कार्बेट नेशनल पार्क वाज इस्टाब्लिश इन। इसके पहले वाले जो क्लास में हमने इस पे डिटेल में बात किया है जिम कार्बेट नेशनल पार्क के बारे में। तो इसको किस राज्य में स्थापित किया गया है, यह पूछ रहा है आपसे। इसका सही आंसर क्या है, उत्तराखंड, है ना। उत्तराखंड में जिम कार्बेट नेशनल पार्क को स्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोइल इरोजन इज कास्ड बाई। अभी हम आप बात किए थे ना सोइल इरोजन के कारण, तो वही पूछ लिया, सोइल इरोजन इज कॉस्ड बाई। तो डिफॉरेस्टेशन सही है, अगर आप पेड़ पौधों को काटेंगे, वनों को समाप्त करेंगे तो उससे सॉइल इरोजन होगा। फार्मिंग एंड माइनिंग, बहुत ज़्यादा खेती जब आप करते हैं या कहीं पे खनन आदि कार्य करते हैं तो पेड़ पौधों को काट देते हैं खनन करते समय, तो उससे सॉइल इरोजन होता है। बहुत ज़्यादा खेती करने पे, बहुत ज़्यादा रासायनिक खादों का प्रयोग करने से जो वहाँ की उर्वरक उत्पादक क्षमता है वो क्या होती है, घटती जाती है, और समय के साथ फिर आप उसमें खेती करना भी बंद कर देते हैं। तो इससे क्या होता है, मृदा का क्षरण भी होता है।
ओवर ग्रेजिंग बाय कैटल, अगर मवेशी ज़्यादा से ज़्यादा चारा घास आदि खा रहे हैं तो उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। तो ये तीनों ही कारण हैं सॉइल इरोजन के, तो ऑल ऑफ द अबव सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। डॉट इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जो नीचे दिया गया है इनमें से किसका प्रयोग जो है इलेक्ट्रिसिटी को बनाने में, बिजली को बनाने में क्या होता है, किया जाता है। तो ये जितने भी हैं ये सब फॉसिल फ्यूल हैं, इन सब का प्रयोग किस में किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी में। तो टार का भी, कोयले का भी और पेट्रोलियम का भी, तो ऑल ऑफ द अबव इसमें सही है। इसमें एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कोल के बारे में, कोयले के बारे में जान लेते हैं। जो कोयला है इसके कुछ प्रकार होते हैं, ठीक है, तो इसका 4 प्रकार हैं। एक है एंथ्रासाइट, एंथ्रासाइट, दूसरा है बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट, और चौथा है पीट। ठीक है, तो ये क्या है, बढ़ते से घटते क्रम के अनुसार है। किसके क्रम में, अगर आप कार्बन की मात्रा के अनुसार देखेंगे उसके क्रम में भी, और जो हीट जनरेटिंग वैल्यू है उसके क्रम में भी। मतलब सबसे अच्छा जो कोयले का प्रकार है वह क्या है, एंथ्रासाइट है, फिर उसके बाद बिटुमिनस है, फिर लिग्नाइट है, और सबसे खराब क्या है, पीट है। तो जब आपसे पूछा जाए कि सबसे अच्छा कोयला कौन सा है, तो वह है एंथ्रासाइट, और सबसे खराब कौन है, पीट है। सबसे ज्यादा कार्बन किस में है, एंथ्रासाइट में। सबसे कम कार्बन किस में है, पीट में। सबसे ज्यादा हीट कौन पैदा करेगा, एंथ्रासाइट, सबसे कम पीट। इनका क्रम भी पूछा जा सकता है कि कार्बन के अनुसार बढ़ते क्रम में दिखाइए या घटते क्रम में। तो अगर आपसे घटते क्रम में पूछा जाए तो ये सही है, सबसे ज्यादा कार्बन इसमें है। और जो कार्बन, आपको मैं फैक्ट भी बताऊं तो एंथ्रासाइट में जो कार्बन होता है वो लगभग 87 to 97% होता है। जो बिटुमिनस है इसमें 45 to 86 के आसपास परसेंटेज होता है, फिर कम घटते क्रम में। तो ये क्रम भी आप ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है कोयले का प्रकार है, एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। तो इस क्वेश्चन में हमने देखा कि डॉट इज यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, तो इसमें कौन सा जो है इलेक्ट्रिसिटी के लिए प्रयोग होता है, तो ऑल ऑफ द एबव सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायोगैस इज अदरवाइज कॉल्ड एज, बायोगैस। सबसे पहले तो इसमें पूछा है कि बायोगैस को क्या कहते हैं और इसका नाम क्या है। इसका सही ऑप्शन है वह है गोबर गैस, है ना, आपने सुना होगा। इसके लिए प्रोजेक्ट भी चलाया गया था। ठीक है, तो बायोगैस पहले है क्या ये भी आप जान लीजिए। तो बायोगैस क्या है, एक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है या रिन्यूएबल फ्यूल है। क्यों, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, मतलब आप इसको बार बार उत्पन्न कर सकते हैं, कभी समाप्त नहीं होगा। ये कैसे बनता है बायोगैस, बायोगैस अगर आपने देखा हो गांव में तो बायोगैस का प्लांट लगा हुआ होता है, जिसमें गोबर आदि ले जाते हैं, घोल के डालते हैं, और वह क्या होता है, उससे गैस बनती है, जिसका प्रयोग आप भोजन बनाने में कर सकते हैं, या बिजली आदि बल्ब भी जलाने में कहीं कहीं प्रयोग किया जाता है, और उससे खाद भी उत्पन्न होती है। तो कितना अच्छा है, बस एक प्लांट बनाना है और गोबर आदि जो मवेशी पाले हैं उसका वेस्ट को ले जाके उसमें डालिए, और उससे गैस भी बन रही है, और आप जो है खाद भी उत्पन्न होता है उससे, है ना। तो दोनों काम होते हैं, तो महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या है कि लोग करते नहीं हैं, अब लोग मवेशियों को पालना भी बंद कर दिए हैं। तो ये महत्वपूर्ण था, लेकिन यह प्रोजेक्ट सही से लागू नहीं हो पाया। तो जो बायोगैस है इसको और कई नामों से जाना जाता है, जैसे इसको बायोमीथेन भी कहते हैं, है ना, मार्स गैस भी कहते हैं, सीवर गैस भी कहते हैं, कंपोस्ट गैस भी कहते हैं, स्वैम्प स्वैम्प गैस भी कहते हैं। तो ये सब इसके नाम है ना, वही नाम तो पूछा गया है, तो गोबर गैस भी इसको कहते हैं। और इसमें जो बायोगैस है वो रिन्यूएबल है, मतलब आप जैसे सब्जी मतलब इसमें हालांकि मना किया जाता है कि सब्जी या जो गोबर के अलावा अन्य चीजें ना जाएं, है ना। तो बायोगैस हमने डिस्कस किया, बायोगैस को क्या कहते हैं, गोबर गैस भी। इसमें कुछ और गैसें हैं जिनके बारे में आपको पता होना चाहिए, आप लोग नाम सुनते हैं उनका। नेचुरल गैस एक गैस है जिसको कहते हैं नेचुरल गैस। तो अभी हमने बताया था कि बायोगैस कैसी गैस है, रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स है। लेकिन ये जो नेचुरल गैस है वह क्या है, वो नॉन रिन्यूएबल है, मतलब अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है, फॉसिल फ्यूल है। ठीक है ना, फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन है यह, और नॉन रिन्यूएबल है।
इसमें बहुत नेचुरल गैस क्या है, नेचुरल गैस जो है बहुत सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है, जिसमें मीथेन भी शामिल होती है। ठीक है, इसमें मीथेन है, इथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है, नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, हीलियम है। तो नेचुरल गैस क्या है, बहुत सारी गैसों का क्या है, मिश्रण है, और यह कैसी ऊर्जा का स्रोत है, नॉन रिन्यूएबल, अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। जबकि बायोगैस क्या है, रिन्यूएबल है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक है, तो ये हो गया बायोगैस, बायोगैस और नेचुरल गैस के बारे में। आप लोग और दो गैसों के बारे में सुनते रहते हैं, एक है सीएनजी, जिसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। जो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है, इसमें जो है मीथेन जो है, इसका परसेंटेज सबसे ज्यादा होता है, यह सबसे प्रमुख गैस होती है सीएनजी में। सीएनजी द्वारा वाहन भी चलते हैं। तो ये जो सीएनजी है, या नेचुरल गैस की तुलना में क्या मतलब है, तो उसी से बनती, नेचुरल गैस से ही सीएनजी को क्या करते हैं, बनाया जाता है, मीथेन, क्योंकि नेचुरल गैस में भी तो मीथेन है, तो उसी से क्या करते हैं, एक्सट्रैक्ट करके कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस, इसीलिए इसका नाम है, तो उसको मीथेन का परसेंटेज ज्यादा होता है। फिर एक है एलपीजी, जिसका प्रयोग खाना बनाने में आदि घरों में किया जाता है। लिक्विड, जिसका फुल फॉर्म क्या है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। इसमें क्या होता है, एलपीजी में दो गैसें होती हैं, एक होती है प्रोपेन और एक होती है ब्यूटेन। ठीक है, तो यह भी पूछा जाता है कि एलपीजी में कौन कौन सी गैस होती है, तो प्रोपेन, ब्यूटेन। अगर सीएनजी में पूछ ले तो मीथेन सबसे प्रमुख गैस है। ठीक है, नेचुरल गैस में कई सारी गैसें हैं, अभी बताएं आपको। ठीक है, तो एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, इसमें प्रोपेन और ब्यूटेन होता है। इसमें एक फैक्ट और है कि एलपीजी में दुर्गंध जो आती है, या जो महक आती है, एलपीजी जब गैस का रिसाव होता है, तो अ, उसके लिए क्या मिलाया जाता है, तो उसके लिए मिलाया जाता है एथिल मरकैप्टन। एथिल मरकैप्टन को मिलाया जाता है, उसी के कारण क्या है, एलपीजी की जो है महक आपको महकती है, एलपीजी इस तरह के। ठीक है, तो यह भी पूछा जाता है कि एलपीजी में क्या मिलाया जाता है जिसके कारण ऐसी उसकी महक रहती है, जिससे हमको पता चल जाए कि भाई, क्योंकि एलपीजी सामान्यतः जो प्रोपेन ब्यूटेन है उनकी कोई महक नहीं है, तो अगर उसका रिसाव भी होता रहेगा तो हमको पता ही नहीं चलेगा, अगर वो महकेगा नहीं, क्योंकि वो महकती नहीं है। तो सामान्यतः वो उसमें महक नहीं है, तो अगर घर में एलपीजी लीक भी हो रही है तो पता ही नहीं चलेगा, और आग वाग लग गई, दुर्घटना हो गई। इसीलिए उसमें एक यह मिला देते हैं एलिमेंट, तत्व, जिसके कारण कि क्या हो, कि हमको समझ में आया कि हाँ लीक हो रहा है, इसीलिए हम क्या करते हैं, जाके तुरंत वैसे उसको बंद करते हैं। तो एथिल मरकिप्टन जो है, इसमें मिलाया जाता है, मरकिप्टन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द फॉसिल फ्यूल इज एक्सट्रैक्टेड बाय अ टेक्निक कॉल्ड, मतलब जो जीवाश्म ईंधन है उनको निकाला जाता है कहाँ से, जमीन के भीतर से निकाला जाता है, और कहाँ से, तो जमीन के भीतर से जब निकाला जाता है तो उसके लिए कौन सी तकनीक का प्रयोग किया जाता है, कौन सी टेक्नोलॉजी है जो क्या होती है, प्रयोग होती है, तो उसका नाम है हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग। महत्वपूर्ण है, नाम याद रख लिए, हाइड्रोलिक फ्रैक्चरिंग के द्वारा जो है फॉसिल फ्यूल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है। ठीक है, निकाला जाता है। अगला क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण है, सामान्य सा क्वेश्चन है, अर्थ सरफेस इज कवर्ड विथ नियरली डैश ऑफ वाटर, मतलब कि जो पृथ्वी की सतह है उस पे कितना लगभग वाटर का परसेंटेज है। तो ये आप कक्षा पांचवी छठवीं से पढ़ते आए हैं कि पृथ्वी जो है उसमें पृथ्वी का लगभग 71% भाग क्या है, वाटर है, और 29% भाग क्या है, लैंड है ना। तो 71% भाग जलीय है, और 29% भाग क्या है, स्थलीय है। तो यह 71% के आसपास लगभग 70% दिया है, तो यही सही उत्तर है। ठीक है, अब इसमें कुछ फैक्ट और हैं आपको जानना चाहिए। जैसे अगर 70% पृथ्वी पर जो वाटर है ना, पृथ्वी पर 70% वाटर है, यही टोटल वाटर है, तो पृथ्वी पर जो टोटल वाटर है वो कितना है, 71%। तो अगर हम इसको टोटल वाटर के रूप में 100% मान लें, तो अगर टोटल वाटर 100% जो है, 71% जितना भी है, अगर उसको 100% मान लें, तो इस 100% का जो है 98% जो है, 98% क्या है, वह साल्ट वाटर है, मतलब समुद्री पानी है। इसका प्रयोग हम ना तो पीने के लिए कर सकते हैं, ना तो
किसी अन्य प्रयोग के लिए कर सकते हैं, ठीक है, केवल देख सकते हैं उसको, ठीक है। बाकी जो 2% बचा वही फ्रेश वाटर है, फ्रेश वाटर है जिसका प्रयोग हम अपने कार्य के लिए कर सकते हैं। लेकिन ये जो 2% आप देख रहे हैं ना, अगर आप इस 2% जो फ्रेश वाटर है जो हमारे लिए उपयोग करने योग्य है, अगर आप उपयोगी जल को 2% जो है इसको अगर आप 100% मान लें कि हाँ हमारे पास जो भी उपयोग करने योग्य जल है वह 100% है मान लीजिए, तो इस 2% फ्रेश जल जिसको हमने 100% मान लिया है, इसका जो है 87% जो है वो क्या है, बर्फ है। मतलब कह सकते हैं कि आप लगभग 87% भाग जो है पानी है, ठीक है। ये जो 2% फ्रेश जल था इसका 87% क्या है, बर्फ है। तो बर्फ तो आप पीने जाएंगे नहीं और हिमालय पे जाएंगे नहीं पानी पीने, जमीन पे ही रहेंगे, स्थल पे ही रहेंगे। बाकी जो 12% है वह क्या है, ग्राउंड वाटर है, जमीन के भीतर स्थित है। और 1% जो है वो कहाँ है, नदी में है और तालाबों में है, झीलों में। तो हम जो प्रयोग कर पाते हैं वो यही 13% पानी का प्रयोग कर पा रहे हैं। और इसमें भी ये 1% को आप हटा दीजिए क्योंकि हम लोग नदियों को और झीलों को क्या करते जा रहे हैं, प्रदूषित करते जा रहे हैं। तो यह हमारे पास वाटर का जो है एक डेटा है। तो ध्यान रखिए हमारे पास बहुत ही कम पानी है फ्रेश वाटर। तो आपसे पूछा जाता है कभी कभी कि कितना परसेंट फ्रेश वाटर है, तो 2% आप बता सकते हैं, है ना। 98% समुद्री जल है, ठीक है। तो ये कुछ फैक्ट था जो आपको पता होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि हाइड्रो पावर प्लांट्स कन्वर्ट्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर इनटू, मतलब यह पूछा जा रहा है कि जो हम डैम बनाते हैं उसमें जल विद्युत संयंत्र स्थापित करते हैं, जल के द्वारा जो विद्युत बनाने का संयंत्र है, तो वह जो काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, जब आप दौड़ रहे हैं तो आपके पास काइनेटिक एनर्जी है। तो जैसे पानी जब बहता है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी होती है ना। तो पानी जब बह रहा है तो उसमें काइनेटिक एनर्जी है। तो पानी के काइनेटिक एनर्जी के फ्लो के कारण हम उसको किस में बदलते हैं, मतलब जो पानी बह रहा है, पानी बहता हुआ गिरता है किस पे, टरबाइन पे। तो जब बहता हुआ पानी टरबाइन पे गिरता है और टरबाइन घूमता है तो उस टरबाइन से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है, ठीक है। तो हाइड्रो पावर प्लांट में क्या करते हैं, हम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फ्लोइंग वाटर को किस में बदल देते हैं, इलेक्ट्रिसिटी में बदल देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, द मेन पर्पज ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज रिचार्ज द, मतलब जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आप लोग सुने होंगे, है ना, बहुत सारे प्रोग्राम चलाए गए हैं कि जो बरसात का पानी है उसको हम क्या करें, ऐसे संरक्षित करें कि वो जमीन के भीतर जाए। भाई जब बरसात का पानी जब फैला रहेगा तो वह क्या होगा, वाष्पीकरण होने के कारण वह पानी फिर से वाष्पीकृत होकर के समुद्र आदि तक पहुंच सकता है या अन्य जगह चला जाएगा। लेकिन अगर हम अपने घर पे अच्छे से छत पे एक पाइप लगाएं और उस पाइप के माध्यम से जमीन के भीतर उस पानी को इकट्ठा करने के लिए सोखता गड्ढा बनाएं। आप देखे होंगे कि एक समय पे जो नल आदि बन रहे थे, अब तो बोर आदि का जमाना हो गया, तो पहले जो हैंड पंप होता था उसके पास में एक गड्ढा बनाया जाता था। उसमें पहले सबसे पहले बड़े बड़े बोल्डर, फिर उसके छोटे बोल्डर, फिर जो है मोरम बालू आदि को डाल करके उसको बनाया जाता था। उसमें क्या होता था कि जैसे नल है ना, तो नल से जो पानी यूज करने के बाद वेस्ट होता था वो जा करके इसी गड्ढे में क्या होता था, चला जाता था। और इस गड्ढे में इकट्ठे होने के साथ ये जमीन के भीतर रिसता जाता था, उसी को ग्राउंड वाटर कहते हैं, ठीक है। तो ये अब ये भी कल्चर अब धीरे धीरे समाप्त हो गया क्योंकि नलों का प्रयोग कम से कम होने लगा है। तो ये जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग है ना, इसका जो मेन पर्पज है वो यही है कि ग्राउंड वाटर का जो टेबल है या लेवल है उसको क्या करें, बढ़ाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डिस्पोजल ऑफ एनी काइंड ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इज कॉल्ड, मतलब जो भी इलेक्ट्रॉनिक या इलेक्ट्रिकल वेस्ट, जैसे आप फोन का प्रयोग करते हैं, कंप्यूटर का प्रयोग करते हैं, कोई भी बिजली का सामान प्रयोग कर रहे हैं, ये फल है, अगर इसको आप कहीं भी फेंक दे रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा, वह जो कचरा है वो क्या कहलाएगा, तो वह कचरा ई वेस्ट कहलाता है। डोमेस्टिक वेस्ट क्या है, आपके घर का जो कचरा है ना, कॉपी किताब के पन्ने हैं वह आप फेंक दे रहे हैं, कहीं भी कपड़ा है फटा फेंक दिए तो डोमेस्टिक वेस्ट है। वेजिटेबल वेस्ट क्या है, सब्जी आदि का छिलका फेंक दिया हुआ है,
तो ई वेस्ट क्या है कि जो इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसको डिस्पोजल जो करते हैं आप, तो ई वेस्ट कहते हैं। ई वेस्ट संबंधित एक रूल बनाया गया था, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में बनाया गया, जिसको बाद में 2018 में अमेंड किया गया, ठीक है। लेकिन अब ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 को रिप्लेस करने के लिए एक नया रूल बनाया गया है, जिसको कहते हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान में ई वेस्ट के लिए कौन सा कानून है, तो ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 कार्य कर रहा है भारत में, जो कि अभी लागू नहीं हुआ है। लागू होगा कब से? 1 अप्रैल 2023 से। तो डेट भी पूछा जाता है कि ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2022 कब से लागू हुआ, तो 1 अप्रैल 2022 से लागू हुआ, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आज की क्लास में फिर से 20 क्वेश्चन तैयार किए, लेकिन ये केवल 20 क्वेश्चन नहीं है। आप अगर ध्यान से अगर आप सोचेंगे तो आपने इन 20 क्वेश्चन के साथ साथ और ज़्यादा 20 से 30 क्वेश्चन भी तैयार कर लिए हैं। तो कुल मिला के 40 से 50 क्वेश्चन आपके क्या हुए, तैयार हुए इस क्लास में। तो ध्यान से इसको पढ़ लीजिए, महत्वपूर्ण है, ठीक है। और अच्छा लगे तो कमेंट शेयर आज भी किया कीजिए, अन्य लोगों तक पहुंचाइए, है ना। तो को करिकुलर के लिए भी यह बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। धन्यवाद।